आइए, मैं डॉक्टर ममता अवस्थी आज आपको नया कुछ बताने जा रही हूँ। और ये ऐसा है जो हमारे दिनचर्या में अक्सर घटित होता है और देखने को मिलता है, और हमें लगता है ये सब तो हमारे साथ भी होता है। तो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है और आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ। ये है फोबिया, जिसको एवरीवन नोज अबाउट फोबिया, यानी डर। और फोबिया को हम फोबिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी नाम या हिंदी में से कहें तो इसे असंगत भय कहा जाता है, और मनोवैज्ञानिक भाषा में इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो दुर्भीति के नाम से जानते हैं। दुर यानी बुरी और भीति यानी डर, यानी बुरा एक डर या स्वप्न। तो आइए देखते हैं कि ये फोबिया है क्या और इसके लक्षण क्या है, किन किन चीजों से डर लगता है, उसकी रेमेडी क्या है और हम किस तरह से उससे गेट ओवर हो सकते हैं। तो आइए, आज के इस लेसन में आप क्या क्या सीखेंगे। डेफिनेशन सीखेंगे और टर्म्स सीखेंगे, टाइप्स देखेंगे, और हम इसके सिम्टम्स या लक्षणों की भी चर्चा करेंगे, और साथ ही वो उन तकनीकों के बारे में जिनसे कि इनका प्रबंधन किया जा सकता, कोई इंसान डर से बाहर निकल सकता है, उसकी ट्रीटमेंट की भी चर्चा हम करेंगे। तो आइए, चलिए आज मेरे साथ आइए, हम कुछ नया सीखते हैं फोबिया के बारे में और उन लक्षणों की चर्चा भी हम करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में डर लगता है, और ये डर सामान्य ही होता है। क्योंकि थोड़े देर के लिए हम डरते हैं किसी परिस्थिति से और फिर उससे गेट ओवर हो जाते हैं। वो डर हमारे दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करता है। तो यहाँ हम जिस डर की बात कर रहे हैं वो जीवन का एक अंग बन जाता है, और व्यक्ति पूरे समय उस परिस्थिति के आने पे भयभीत रहता है और उसके रिएक्शंस भी अलग तरह के होते हैं। तो आइए देखते हैं ये डर क्या है। फोबिया को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फोबिया इज अ परसिस्टेंट फियर ऑफ सम ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दैट प्रेजेंट्स नो एक्चुअल डेंजर टू द पर्सन और इन विच द डेंजर इज मैग्निफाइड आउट ऑफ ऑल पॉपुलेशन टू एक्चुअल सीरियसनेस। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति को जो डर लगता है उसका कोई कारण नहीं होता, पर फिर भी वो उस परिस्थिति को सोचकर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मैग्नीफाई कर डरता रहता है, भयभीत होता रहता है, और उसका जो कि एक सीरियस डिजीज के रूप में टर्न हो जाता है, और जीवन भर वो उस ऑब्जेक्ट के साथ या परिस्थिति के साथ डरता रहता है। अगर हम देखें तो दूसरे रूप में हम डर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि फोबिया जो है वो थोड़ा सिंपल भय से अलग है, थोड़ा ज्यादा है, और ये किसी भी पर्सन में जब डेवलप होता है तो वो पर्सन अपने आसपास की चीजों के साथ जिनको वो अवॉइड कर माने डरता है उन्हें अवॉइड करता है, उससे उसके अंदर डर आ जाता है। ये कोई एनिमल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, और इसका मेन कारण एंजाइटी है। जब ये भय या डर जो उत्पन्न हुआ है किसी भी परिस्थिति से, किसी भी गुण घटना से या एनिमल से, ऑब्जेक्ट से, तो ये व्यक्ति को जब डर भयभीत होता है, उस परिस्थिति में होता है व्यक्ति, तो वो कुछ रिएक्शंस करता है, और ये रिएक्शंस जो है वो डर से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें फोबिक रिएक्शन के नाम से भी जाना गया है। और ये रिएक्शन कैसे होते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट होता है, या अवॉइडेंस होता है, या फिर व्यक्ति अपने डर को किसी चीज पर प्रोजेक्ट कर देता है। सो नाउ द क्वेश्चन रेज, मैडम, एवरीवन आस्क मी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फोबिया, क्यों होता है ये, क्या कारण है इसके। तो आइए, चलिए उन कारणों की हम अभी चर्चा करेंगे। पहला कारण जो है वो है कोई भी इंसिडेंट किसी व्यक्ति की जिंदगी में होना, या कोई घटना होना जिससे उसे सदमा पहुंचा हो। लर्न रिस्पॉन्सेस, कुछ गलत बातें उसने सीख ली हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसमें उसने गलत अनुकरण करके सीख लिया हो। जेनेटिक हो सकता है, और साथ ही साथ
पैनिक और फियर भी हो सकता है। उसके लिए जो रिएक्शन है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, PTSD की बारे में बोलूंगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो लंबे समय तक रहता है वो भी व्यक्ति में एंजाइटी और डिप्रेशन को पैदा करता है, और उसे रिड्यूस करने के लिए व्यक्ति अपने एंजाइटी का डिस्प्लेसमेंट कर देता है और उन चीजों से डरने लगता है जो उसने सोची नहीं होती। इसको मैं अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ फोबिया के बारे में बात करूंगी। क्या आप जानना चाहेंगे कितने तरह के फोबिया होते हैं? बहुत सारे लोग को छिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से, जो कॉमन है, कॉकरोच से डर लगता है, बिजली के तड़कने से डर लगता है। तो अगर बेसिकली हम देखें तो इस डर को 3 भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक फोबिया, अनदर वन इज एगोरोफोबिया एंड थर्ड वन इज सोशल फोबिया। तो एगोरोफोबिया और सोशल फोबिया की चर्चा मैंने आपसे एंजाइटी डिसऑर्डर के समय भी की थी। आज ज्यादातर चर्चा जो हम करेंगे वो स्पेसिफिक फोबिया के बारे में करेंगे, जो किसी विशिष्ट चीजों के लिए है या घटनाओं और परिस्थितियों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। और इसके अलावा ये आइए देखें और किस तरह के बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जितनी चीजें हैं दुनिया में उनमें किसी भी व्यक्ति को डर हो सकता है, पर उसमें से कुछ फेमस हैं जिनको मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो है एरोफोबिया, ठीक है, हवा से डर, जूफोबिया, आपको जंतुओं से, जीव जंतुओं से, कीड़े मकोड़ों से डर, हेमेटोफोबिया, खून से, रक्त से डर। बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, खून देखते साथ फेंट होकर गिर जाते हैं और वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। नेक्रोफोबिया, लैलोफोबिया। डू यू नो द मीनिंग ऑफ लैलोफोबिया? बोलने से डर। एज्यूम करो ऐसा होता है क्या? जी हाँ, लैलोफोबिया भी लोगों को होता है। उन्हें बोलने से डर होता है कि हम किसी को कुछ बोल देंगे तो शायद उसका बुरा भी हो जाएगा। क्लास्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से डर। ऑल्गोफोबिया, साइटोफोबिया, खाना खाने से भी लोगों को डर होता है ना, बीमारी से भी डर होता है, रोग के कीटाणुओं से भी डर होता है। तो फोनोफोबिया, आवाज से डर। और पैथोफोबिया, अलग अलग तरीके के रोगों से डर। यहाँ हाइड्रोफोबिया छूट गया है। हाइड्रोफोबिया बहुत कॉमन है, जिसमें हम कहते हैं कि लोगों को पानी से डर या जल भीति जिसे कहते हैं होती है। तो दीज आर दीज फ्यू कॉमन फोबियाज जो ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा भी 3-4 को और मैंने लाया है बताने के लिए, जो कि नए तरह के हैं। ग्लासोफोबिया, दिस इज नोन एज परफॉर्मेंस एंजाइटी और द फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। लोगों के सामने जाकर बोलने में डर लगता है, एंजाइटी क्रिएट होती है। एक्रोफोबिया, दिस इज नोन एज अ फियर ऑफ हाइट्स, हमको ऊंचाई पे जाने से डर लगता है। और क्लास्ट्रोफोबिया, इस पहले भी मैंने बताया था कि लोगों को बंद और तंग जगहों में रहने से डर लगता है, वो ऐसी जगहों में नहीं रह सकते जो कि बंद हैं। और एवोफोबिया, दिस इज नोन एज द फियर ऑफ फ्लाइंग, बहुत लोगों को हवाई जहाज में उड़ने से, फ्लाइट में जाने से डर लगता है, वो उड़ान नहीं ले सकते हैं या एरोप्लेन में नहीं जा सकते हैं। ट्रीटमेंट, ये तो मैंने अभी बात की थी, उसके टाइप्स की, कॉजेस की और सिम्टम्स की। अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा लोगों को गलत काम करने में बहुत मजा आता है। उसी में से एक उदाहरण है पायरोफोबिया का, कि एक बच्चा था जिसको कि लोगों के खेतों में आग लगा देने से उसको बड़ा मजा आता है। एक बच्ची थी हमारे फैमिली में, परिचित ही फैमिली है, फैमिली फ्रेंड है बोलना चाहिए। उनकी बच्ची, मैं गई तो वो जोर से चीख रही थी। हमने पूछा क्या हो गया? अरे आंटी वहां पर देखिए छिपकली है। तो मैं 1 मिनट के लिए सोची, फिर मैंने उसको बोला छिपकली बड़ी है कि तुम बड़े हो, तो कौन किसको मार सकता है? तो बोली आंटी ऑब्वियसली मैं मार सकती हूँ। आप जानते हो छिपकली से क्यों डर रही है? क्योंकि छिपकली के लिए उसने अपने डर को कोऑर्डिनेट कर लिया है, उसने कंडीशनिंग सीख ली है कि छिपकली दूध में गिर जाए तो ऐसा होता है। उसने सुना, देखा इस वजह से उसका वो डर जो है उसके फियर से कनेक्टेड हो गया।
मैंने थेरेप्यूटिक सेशन को दिखाने की कोशिश की है। क्लिनिकल इंटरव्यू भी एक इसका अच्छा माध्यम है डर को दूर करने के लिए। बिहेवियर थेरेपी की बात की, जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी की चर्चा करेंगे, जो कि फोबिक पेशेंट को क्योर करने में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। तो फर्स्ट वन इज डिसेंसिटाइजेशन, और इसको डिसेंसिटाइजेशन को मैंने ओसीडी पढ़ाया था जब पिछले वीडियो में, तब भी इसकी चर्चा की थी। डिसेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है संवेदनशीलता, और डी का मतलब होता नहीं होना, यानी असंवेदीकरण। जिस चीज के लिए व्यक्ति संवेदी है यानी सेंसिटिव है, उसके लिए उसके मन में विरुचि या अलगाव को उत्पन्न करके उसको उस चीज के लिए डिसेंसिटाइजेशन किया जाता है। डिसेंसिटाइज करके हम उसकी बुरी आदतों को, डर को रिमूव करते हैं, और इसमें कंडीशनिंग का बहुत ज्यादा सहारा लिया जाता है। फिर है डी कंडीशनिंग, इसकी चर्चा भी हमने की थी। कंडीशनिंग मतलब दो चीजों को जोड़कर हम कोई व्यवहार जब सीखते हैं, यानी किसी परिस्थिति से अपने आप को जोड़कर टाइम मैनेजमेंट करना या कोई भी स्किल जो हम सीखते हैं तो उसे कंडीशनिंग कहते हैं। और डी कंडीशनिंग का मतलब है कि उस कंडीशंस को हम चेंज कर देते हैं, जो गलत सीखा है उसको रिमूव करते हैं, और इसमें रिफॉर्म और रिवर्सेबल जो कंडीशंस हैं उसके साथ हम उसको जोड़ देते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि फर वाले जानवरों से डरने लग गया, ठीक है, और वो जैसे ही देखता फर वाली चीजों को तो उसे बहुत ज्यादा डर महसूस होता है। तो हम इसको कैसे उसको डीकंडीशन करेंगे? पिक्चर्स में पहले पिक्टोरियल दिखाएंगे, फर वाले जानवरों को, डॉग्स को, पेट्स को, बिल्ली को ऐसे दिखाएंगे, और फिर उसको ओरिजिनल पास में लाएंगे, छुएंगे, प्यार करेंगे। इस तरह से उसके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग लाएंगे ताकि कि उसका वो फियर वहां से दूर हो जाए। फिर है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब होता है बाढ़, ठीक है, पर यहाँ फ्लड का मतलब बाढ़ नहीं है, एक्सपोजर थेरेपी है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें कि हम व्यक्ति को उसी कंडीशन में दोबारा लेकर जाते हैं जिस कंडीशन से वो डरता है, और उसको फिर फेस करके वहां से कोप अप करना सिखाते हैं। क्योंकि वो जिंदगी भर उस डरने वाली स्थिति से भागता रहता है, अवॉइड करता है। वो जैसे सामने आती है वो उसको अटैक्स आ जाते हैं, एंजाइटी के अटैक्स होते हैं, डर के अटैक्स होते हैं। तो उसको फ्लडिंग के माध्यम से हम एक्सपोज करते हैं उस कंडीशन के लिए, और उसके अंदर का वो डर जो है वो हम बाहर निकालते हैं। तो ये फ्लडिंग कहलाता है। थर्ड जो ट्रीटमेंट है बिहेवियर थेरेपी के अंदर, वो है मॉडलिंग। मॉडलिंग के माध्यम से भी हम व्यक्ति के व्यवहार को सुधारने का प्रयास करते हैं, और इसमें हम उसे बच्चों के लिए ये वाली थेरेपी बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो बहुत तेजी से अनुकरण करके देखते हैं और सीखते हैं। तो हम अगर उन्हें पॉजिटिव वे में कोई चीज बताते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के द्वारा, सोशल लर्निंग के द्वारा, तो मॉडल करके या मैंने किसी व्यवहार को करके, तो बच्चे उसको जब देखते हैं तो बहुत तेजी से पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और उसका वो अनुकरण करते हैं। तो ये जो मॉडलिंग है, इट रियली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ फोबिया। और लास्टली जो है वो है शॉक थेरेपी। जब बहुत सीवियर कोई कंडीशन होती है, जब व्यक्ति बहुत डर जाता है, तो उसमें ये काम आती है। उस समय शॉक दिए जाते हैं, परंतु बहुत उसकी इंटेंसिटी को लो रखा जाता है, हर एक पर इसको अप्लाई नहीं किया जाता। जाने से पहले एक अच्छा सा केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक बच्ची थी, बचपन में जब वो बहुत छोटी थी, तो वो अपनी मौसी और माँ के साथ पिकनिक के लिए गई, और पिकनिक जाने पर उसने अनुमति मांगी कि मेरे को भी और बच्चों के साथ बॉल को खेलने के लिए दिया जाए। बच्चे अक्सर पानी में जल क्रीड़ा करते हैं, और उस समय फुटबॉल जैसे या वॉलीबॉल जैसी या प्लास्टिक की हवा वाली, एयर वाली जो गेंदें होती हैं उसको खेलते हैं। तो ऐसे ही उसने परमिशन मांगी, तो माँ तो दूर थी पर मौसी ने उसको परमिशन दे दी, और बॉल खेलते खेलते वो बॉल पानी में चली गई। उसे तैरना नहीं आता था, वो अपने दोस्तों के साथ चली गई, और उसका पैर फिसला, और वो ठीक जहाँ झरना गिर रहा था उसके पास में वो पहुंच गई, और झरना उसके सिर पर गिरता रहा। उसे किसी तरह से जब लोगों ने देखा तो बचा लिया, और ये इंसिडेंस उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो गया, ये घटना रिकॉर्ड हो गई। और वो अब जब भी देखती पानी को तो जोर जोर से चिल्लाने लगती, जोर जोर से
चीखने लगती। यहाँ तक कि लोगों को उसको पकड़ना पड़ता था कि नहाने चलो या पानी पीना है, यानी उसकी एक्टिविटीज इतनी सीवियर हो गई, मैंने इतना डर ये काम हो गया कि वो नॉर्मल कभी भी लाइफ में रह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, 12-13 साल की हो गई। एक दिन उसकी मौसी फिर से उसके घर में आई और मौसी ने जब उसके बारे में सुना तो उसने इतना ही कहा, मैंने लोगों से कुछ नहीं कहा, मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उस दिन से उसकी हाइड्रोफोबिया के लिए जो भय था, जो डर पानी के लिए था, वो दूर हो गया। और सिर्फ इतना कहने से कि मैंने किसी को नहीं बताया, ये आप समझ ही गए होंगे कि उसका ये डर, चीखना, चिल्लाना, पानी को देखते साथ शॉक्ड होना और माने अतार्किक भय क्रिएट होना, यानी जिसका कोई तर्क नहीं है। वो जान रही कि पानी से डरने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी नहाने, खाने, पीने, हर चीज में पानी से डर रही, वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी मौसी ने कह दिया, मैंने उस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया कि तुम बिना परमिशन के चली गई थी, और ये कहते ही उसके लक्षण समाप्त हो गए। तो आई होप यू एंजॉय दी फोबिया और आप उसे समझ गए होंगे। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल मी, यू कैन ड्रॉप मी मैसेज इन माई मेल, और don't forget to subscribe my channel Psychology Tutorial by Dr. Mamta Awasthi, and do not forget to press the bell icon for further notification. Then till then, stay with me. Goodbye. See you again.